हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगा सूचना सहायक पेपर 2013 और ये एग्ज़ाम लिया गया था DOITC द्वारा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो इसमें जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करते हुए द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन है टॉप के, वो आपके रीजनिंग GK इनसे संबंधित थे, तो वो मैंने हटा दिए। वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा आपको। इसमें मैं सीधा आपको कंप्यूटर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 31st क्वेश्चन, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज। तो ये पूछ रहा है बेसिकली DBMS जो होता है वो होता क्या है, DBMS क्या है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो भी डेटा होता है उसको मैनेज करते हैं। तो डेटा आप कैसे मैनेज करोगे, तो आपके पास टेबल्स होंगी, ठीक है। उन टेबल्स को, और टेबल्स कैसी होंगी जिनमें कुछ ना कुछ ऐसी टेबल्स होंगी जिनमें कुछ ना कुछ आप संबंध बना सकें, ठीक है। और उन रिलेटेड टेबल्स को आप एक DB के फॉर्मेट में मैनेज कर सके, इसी को DBMS कहते हैं। तो यहाँ पे जो आप ऑप्शंस पढ़ोगे तो क्या क्या देखिए, हार्डवेयर सिस्टम यूज टू क्रिएट मेंटेन और प्रोवाइड कंट्रोल्ड एक्सेस टू ए डेटाबेस। तो DBMS कोई हार्डवेयर सिस्टम तो होता नहीं है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो हार्डवेयर वाले ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज टू क्रिएट मेंटेन एंड प्रोवाइड कंट्रोल्ड एक्सेस टू ए डेटाबेस। ऑब्वियसली सी बात है, कंट्रोल्ड एक्सेस का मतलब है आप किसी भी क्वेरी, आप कोई भी क्वेरी लगा के आप कुछ भी चीज़ें हटाना चाहो हटा सकते हो। पूरे डेटाबेस को आप मैनेज कर सकते हो, पूरी टेबल्स को आप मैनेज कर सकते हो, जो भी उसके अंदर है पूरा डेटा आप मैनेज कर सकते हो। इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्सेस, ठीक है, जहां आप सब कुछ कर सकते हो मैनेज। तो DBMS में आप सारा डेटा, सारी टेबल्स, सब कुछ मैनेज कर सकते हो, इसलिए इसको कंट्रोल्ड एक्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज टू क्रिएट मेंटेन एंड प्रोवाइड अनकंट्रोल्ड एक्सेस। तो अनकंट्रोल्ड नहीं होता दोस्तों, कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल्ड शब्द देख लेना आप, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डेटाबेस, यानी डेटाबेस की क्या विशेषताएं होती है, तो ये हमें बताना है। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स। बिल्कुल सही बात है, जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनका कलेक्शन ही तो होता है डेटाबेस। रिकॉर्ड्स, टेबल्स में जो आपके होते हैं रोज कॉलम्स, उससे बनती है आपकी टेबल्स, ठीक है। और रिकॉर्ड्स, और इनका जो कलेक्शन होता है उसी को हम डेटाबेस बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो पहला ऑप्शन तो हो जाएगा। इट कंसोलिडेट्स सेपरेट फाइल्स इनटू कॉमन पूल ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, ये भी सही बात है। डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होती है, उनको एक जगह लाके इकट्ठा करता है डेटाबेस, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूज इट, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन, सारे ऑप्शन सही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। तो इसमें पूछ रहा है, गीगाबिट इथरनेट हैज़ अ डेटा रेट ऑफ। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अगर आपको डायरेक्टली गीगाबिट दे रखा है, गीगाबिट मतलब क्या होता है, 1 GB PS जिसकी स्पीड हो, ठीक है। गीगाबिट GBPS स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल बी। तो अगर गीगाबिट दे रखा है आपको, तो मतलब कितनी स्पीड होनी चाहिए उसकी, 1 GBPS कितना होता है, लगभग 1024, मतलब लगभग क्या, एक्यूरेट होता है 1024 MBPS। और इसको आप लगभग मान सकते हो 1000 MBPS। तो यहाँ पे 1000 MBPS थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा 1000 MBPS। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस। तो देखो, आपको पता है क्लास A B C D और E होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो 5 क्लासेज होती है हमारे पास। मेजरली हम 3 काम में लेते हैं, A B और C, ठीक है, ये 3 ज़्यादा काम में लेते हैं। तो आप ये लिस्ट पढ़ लेना, ये टेबल अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, आपके मान के चलिए नेटवर्किंग के 20% क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने ये नीचे वाली टेबल रट ली तो। अगर आपको आपने इस टेबल को रट लिया, तो 20% कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हो इस टेबल की मदद से। तो देखो इसमें क्या क्या फील्ड्स दे रखे हैं। सबसे पहले तो दे रखा है क्लास, क्लास के बाद दे रखी है लीडिंग बिट्स, उसके बाद होती है नेट ID बिट्स, होस्ट ID, नंबर ऑफ नेटवर्क्स, एड्रेस पर नेटवर्क, फिर स्टार्ट एड्रेस और एंड एड्रेस। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टार्ट एड्रेस और एंड एड्रेस। इसी से आप पता लगा सकते हो कि वो कौन सी क्लास में फॉल कर रही है, जो भी आपको दे रखा है एड्रेस। तो देखो 229.1.2.3, तो रेंज देखो, रेंज कहाँ पे है, तो आप देखोगे यहाँ पे 224 से 239 तक। आप पहले फर्स्ट वाला देख लो, फर्स्ट वाला बिट देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो 224 से 239 तक।
इसके बीच में ही कहीं पड़ेगा 229, तो ये कौन सी क्लास के अंदर आ रहा है, क्लास डी के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए, स्टार्ट एड्रेस एंड एड्रेस ये रटा होना चाहिए। अगर आप ये टेबल रट लो ना तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क्स में। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे डी, क्लास डी में बिलोंग कर रहा है ये एड्रेस, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 क्या बोल रहा है, अ लेयर 4 फायरवॉल, अ डिवाइस दैट कैन लुक एट ऑल प्रोटोकॉल हेडर्स अप टू ट्रांसपोर्ट लेयर। इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रखा है इस चीज़ को। मैं बताता हूँ इस, अब देखिए कैन नॉट, यहाँ पे इस चीज़ को भी याद रखना, नहीं वाला बताना है क्या नहीं कर सकता। ये जो फायरवॉल है मतलब बेसिकली बोल रहा है हमारे पास एक लेयर 4 फायरवॉल है, उससे हम क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते देखते हैं भाई, क्या नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है ब्लॉक एंटायर HTTP ट्रैफिक बिटवीन 9 PM टू 5 AM। ये हम कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, सॉरी, ये बोल रहे क्या नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते हम, मतलब ये हमारा ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पे एक बात बोली इन्होंने, ट्रांसपोर्ट लेयर, इस चीज़ को ध्यान से समझो आप, ट्रांसपोर्ट लेयर बोला इन्होंने। HTTP जो होता है आपका होता है एप्लीकेशन लेयर पे। अगर आपने बस ये चीज़ समझ ली ना, ये क्वेश्चन आपको बाएं हाथ का खेल है, नहीं तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। एप्लीकेशन लेयर होती है आपकी HTTP, और ये बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर तक की ही चेक कर सकता है ये फायरवॉल। तो ऑब्वियसली HTTP पूरा तो, मान लीजिए थोड़ा बहुत चेक कर लेता, पूरा तो नहीं कर सकता ट्रैफिक चेक, या पूरा उसको ब्लॉक नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली HTTP की कोई रिक्वेस्ट आई तो उसको एंटायरली, देखो एंटायर शब्द यूज़ किया गया है, कुछ ब्लॉक कर सकता है लेकिन एंटायर HTTP ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं कर सकता। तो इसलिए ये ऑप्शन कैन नॉट में इसको नहीं कर सकता, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आपने ये थोड़ा सा समझ लिया कि जो आप इसको बता रहे HTTP प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करता है, आप आसानी से इस सवाल का आंसर कर सकते थे। तो 35 में आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, डिजिटल सिग्नेचर कैन नॉट प्रोवाइड डैश फॉर द मैसेज। तो डिजिटल सिग्नेचर, और ये दोस्तों ये सवाल मैंने लगभग 2-3 परीक्षाओं में अब तक देख लिया है। ये आईए 2013 में भी आया हुआ है, और मुझे अब याद नहीं आ रहा, वो एक और जगह मैंने पढ़ा था ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब फेमस क्वेश्चन है। अगर आप जब वो पढ़ोगे ना सिक्योरिटी वगैरह, नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा वो सिमेट्रिक असिमेट्रिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो होते हैं, वहाँ पे आपको एल्गोरिदम्स पढ़नी पड़ेगी, SH एल्गोरिदम क्या होती है ये सब। तो वहाँ पे आपको ये डिजिटल सिग्नेचर वाला टॉपिक भी कवर करना है, ठीक है। तो उसमें आपको ये, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 में वो होगा आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती, ठीक है, बाकी इंटीग्रिटी, नॉन रिपुडिएशन, ऑथेंटिकेशन होता है, बट डिजिटल सिग्नेचर कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं करते। तो जब आप कीज़ पढ़ोगे ना, कीज़, प्राइवेट कीज़, पब्लिक कीज़, वहाँ आप इस टॉपिक को पढ़ोगे, ठीक है, वहाँ आप इसको कवर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप क्या होता है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, अ स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम टू स्टार्टअप अ कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें बोल रहा है व्हाट विल बी द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। तो ये बोल रहा है बाइनरी का बेसिकली डेसिमल बनाना है। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है, 1 1 1, और मैंने अभी आपको नंबर सिस्टम की कन्वर्जन की क्लास कराई थी, तो वहाँ पे मैंने बहुत आसानी, तो बहुत ईजी वे में आपको बताया था कि आप कैसे कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको देखो, मैंने आपको बोला था डेसिमल डॉन होता है, और डॉन बनने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। तो सबसे अच्छा तरीका दोस्तों इसमें आप जो आपको दे रखा है दशमलव, दशमलव के आगे वाला सॉल्व कर लो, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो इतना सारा आप इसमें कैलकुलेट करोगे, इसको कर लोगे ना तो फटाफट काम हो जाएगा आपका। तो देखिए इसको करते हैं हम, तो देखो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 59 सब में कॉमन है, तो हमें केवल ये पार्ट कैलकुलेट करना है, बाकी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, डॉट के आगे वालों कैसे सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 प्लस आपके पास आएगा 1/8। 1/2 क्या होता है 0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो, और 1/8 क्या होता है दोस्तों, 1/8 होता है ये होता है 0.125, ठीक है। तो जब इसको जोड़ दोगे आप तो क्या आंसर आएगा आपका, तो इसमें आपका आ जाएगा 526.5,
0.0। तो देखिए यहाँ पे 0.625 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो आपका ये वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस दशमलव के आगे वाला, डेसिमल के आगे वाला जो है उसको सॉल्व कर लो, फ्रैक्शन पार्ट को, आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 39 में आ जाएगा 4th। ओके, देखो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप यहाँ देख रहे हैं, कितने सारे सवाल है नंबर सिस्टम के, लगातार पूछे गए हैं। कन्वर्जन के सवाल है। व्हाट विल बी द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है। तो डेसिमल का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी डेसिमल से आपको किसी में भी जाना है, मैंने आपको बताया था डेसिमल है वो डाउन होता है, तो डेसिमल से मुझे किसी और में जाना है, मतलब डेसिमल को तोड़ना पड़ेगा, तो उसमें भाग लगाना पड़ेगा। तो डेसिमल से एनी अदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल टू एनी अदर में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, भाग लगाना पड़ेगा। तो देखो डिजिट दे रखे 54,977, तो 54,977 में 16 का भाग देंगे, तो आपका ये तो बच जाएगा भागफल, ठीक है, कोशेंट बोलते हैं इसको। और रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी शेषफल बचेगा 1। फिर आपने डिवाइड करा, 214 बचा 12। फिर आपने डिवाइड करा, 13 बचा कोशेंट, 6 बचा रिमाइंडर। फिर आपने करा, तो आपको पता है 13 में 16 का भाग नहीं जाता, तो ऐसे कैसे आप उसका शेषफल लिख दोगे। तो फिर शेषफल को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं ना, नीचे से ऊपर की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हो जाएगी LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। नीचे से ऊपर की ओर जब आप चलोगे तो क्या आएगा आपका 13, फिर 6, फिर 12 और फिर 1। अब आपको पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 13 को क्या लिखते हैं हम, D लिखते हैं, 6 को 6 की 6 लिख देंगे, 12 को C लिखते हैं, और 1 को 1। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा D6C1, जो कि आपका A ऑप्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 में ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल नंबर A0 हैज़ दी डेसिमल वैल्यू। देखो ये तो बिल्कुल ही आसान है, हेक्साडेसिमल को अब डेसिमल में बदलना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 से किसका मल्टीप्लाई करोगे, 16 की पावर 1 का, ठीक है, 16 की पावर 0 का। इसके बाद A जो होता है 10 होता है, तो 16 की पावर 1 से, 16 की पावर 1 से आपको, 16 की पावर 1 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का। तो ये क्या आंसर देगा आपको, ये 0 बन जाएगा, 0 इंटू 16 की पावर 0 0, और 16 इंटू 10 160। तो इसमें 41 में आपका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टेक्निक इज प्रेफरेबल फॉर ट्रांसफरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम अ मेमोरी इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो अगर मुझे बहुत सारा डेटा मेमोरी में भेजना है या मेमोरी से कलेक्ट करना है, तो कौन सी टेक्निक मैं यूज़ करूँगा दोस्तों, तो इसमें DMA हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। द सिमुलेशंस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू अ नंबर ऑफ स्टेशंस, मतलब मुझे लगातार डेटा को बहुत सारे स्टेशंस में ट्रांसफॉर्म कर, मेरा ये डेटा है, एक पॉइंट है, मुझे मान लो ये 10 नोड है, ABCD, ये मेरे सारे स्टेशंस हैं, ठीक है। मुझे अगर इन सभी में डेटा एक साथ लगातार अगर ट्रांसफ़र करना है, तो उस तकनीक को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट करना, ठीक है, ब्रॉडकास्ट। फॉर ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 44 पे, मेमोरी द CPU गोज थ्रू, मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में CPU कैसे काम करता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको कुछ फैच करना पड़ेगा, मतलब कुछ पकड़ना पड़ेगा, उसी के बाद आप डिकोड करोगे, उसी के बाद एग्जीक्यूट करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई चीज़ पकड़नी पड़ेगी, फैच करनी पड़ेगी, फिर डिकोड करोगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो मतलब थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 अगेन नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। 45 काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। व्हाट इज़ द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास C। तो ये आपको रटना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255 255 255 C का, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP, इसके बारे में पूछा गया है। अलाउज गेटवेज टू सेंड एरर एंड कंट्रोल मैसेजेस टू अदर गेटवेज और होस्ट, ठीक है। दूसरा है प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन बिटवीन द इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर ऑन वन मशीन एंड द इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर ऑन अदर मशीन। देखो गेटवे एरर मैसेज सेंड करने काम आता है, बिल्कुल सही है ICMP। कम्युनिकेशन बिटवीन द इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर ऑन वन मशीन एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर ऑन अदर मशीन, बिल्कुल सही है भी। रिपोर्ट्स एरर कंडीशंस टू द ओरिजिनल सोर्स एंड सोर्स मस्ट रिलेट टू एरर इंडिविजुअल
एप्लीकेशन प्रोग्राम टेक एक्शन टू द करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। सब मतलब आईसीएमपी का बेसिकली हम यूज़ करते हैं एरर करेक्शन में, हम यूज़ करते हैं इसका, ठीक है, एरर मैसेज सेंड करने में करते हैं। तो तीनों सही है, मतलब ये फोर्थ ऑल ऑफ द वो राइट आंसर हो जाएगा, चौथा इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग टीसीआईपी प्रोटोकॉल्स आर यूज फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज फ्रॉम वन मशीन टू अनदर? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड ऑप्शन, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, इसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं अब हम। ओके, व्हाट कैन ग्रेटली रिड्यूस TCP/IP कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम? तो दोस्तों DHCP सर्वर होता है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, वो आपका TCP/IP कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकता है। तो 48 में थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ NNTP? तो देखिए पोर्ट नंबर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, तो पोर्ट नंबर आपको अच्छे से रटे होने चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर NNTP का होगा 49 में आपको हो जाएगा 119 होता है NNTP का पोर्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 50, when the compiler cannot differentiate between two overloaded constructors they are called, तो उसको बोलते हैं ambiguous situation। ambiguous मतलब होता है जहाँ हम कुछ पता नहीं कर सकते, ambiguous होता है अजीब, हिंदी में अगर अर्थ देखें तो अजीब, जहाँ हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो ambiguous बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो पूछा गया एग्जामिनेशन में, बहुत ही बड़े क्वेश्चन है, मैं इसको आपको विद डायग्राम समझाऊंगा। तो देखिए OSI लेयर जो X.25 स्टैंडर्ड में कितनी लेयर होती है OSI की? तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर है 3 लेयर्स। कई वेबसाइट्स पे आपको 6 लेयर दे रखा होगा, वो गलत आंसर है, याद रखना। इसमें जो 52 में सही आंसर है वो 3 है, 3 एंड ओनली 3, क्योंकि हम X.25 स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। कई इंटरनेट वेबसाइट पे 6 दे रखा है, वो गलत है बिल्कुल, 6 नहीं आएगा इसमें, आंसर 3 ही आएगा। और ये इसका डायग्राम है। X.25 जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अब की बार देखो ये पूछा जा सकता है कि बताओ X.25 जो स्टैंडर्ड है उसमें हमारे पास कौन कौन सी लेयर्स होती है? तो आपकी होती है फिजिकल, फिर होती है फ्रेम, और फिर होती है पैकेट, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका डायग्राम भी आपको दिखाया ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What router command allows you to determine whether an IP access list is enabled on a particular interface? तो किस राउटर कमांड का हम यूज़ करते हैं अगर हमें IP एक्सेस लिस्ट देखनी है क्या वो किसी इंटरफेस में जो है इनेबल है या नहीं, तो उस चीज़ के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं दोस्तों? तो इसमें हम करते हैं शो IP इंटरफेस, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा शो IP इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस? तो IPv4 अगर हम बात करें, IPv4 ये होता है 32 बिट्स, ठीक है, और IPv6 क्या होता है, इसका 4 गुना होता है, ठीक है, इसका 4 गुना होता है मतलब 128 बिट्स होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? IPv6 जो होता है वो 128 बिट्स होता है, बाइट्स होता है, सॉरी बिट्स होता है, बिट्स नॉट बाइट्स, बिट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, बाइट्स की बात नहीं कर। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है आपको, 4000 इसमें 54 में 4 आएगा, बाइट्स नहीं आएगा, बिट्स आएगा, बिट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और ये मैंने इसका डायग्राम भी बना रखा है, आप इसको देख लेना। IPv4 हैज़ 32 बिट, इसमें डिफरेंस बता रखा है IPv4 एंड IPv6 में। IPv4 में 32 बिट एड्रेस लेंथ होती है, IPv6 में 128 बिट एड्रेस लेंथ होती है। जो IPv4 होता है वो मैनुअल एंड DHCP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता है। एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ एक बार। अब आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, देखिए देखिए इसमें क्या दे रखा है, IPv4 हैज़ 32 बिट्स एड्रेस लेंथ, और यहाँ पे 128 होती है। और भी किसी और चीज़ पे पूछा जा सकता है आपको, जैसे कितने एड्रेस जनरेट कर सकता है? तो देखो इट कैन जनरेट 4.29 इंटू 10⁻9 एड्रेस स्पेस, और IPv6 3 इंटू 4.10⁻38 एड्रेस स्पेस जनरेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इससे IPv4 से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें DHCP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करते हैं IPv4 में, और IPv6 इट सपोर्ट्स ऑटो एंड री नंबरिंग एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। और लास्ट इसमें दे रखा है एड्रेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ IPv4 इज इन डेसिमल,
तो जो एड्रेस रिप्रेजेंट करते हैं वो डेसिमल में करते हैं। एड्रेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ IPv6 इज इन हेक्साडेसिमल। तो देखिए ये सब पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, इनमें से किसी भी पॉइंट पे सवाल आ सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट फ्लेवर ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कैन बी यूज टू हैव वन IP एड्रेस अलाउ मैनी यूजर्स टू कनेक्ट टू द ग्लोबल इंटरनेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 55 में आपका राइट आंसर होगा वो देगा पैट। अब आपने नेट सुना होगा, पैट नहीं सुना होगा, तो मैं दोनों का आपको विद डायग्राम समझा देता हूँ। तो डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, सबसे पहले नेट की फुल फॉर्म याद कर लो, और ये पूछी गई है एग्जामिनेशन में। नेट की फुल फॉर्म मेरे हिसाब से IA का ही पेपर था, वो IA 2018 का ही पेपर था आई गेस, उसमें पूछा गया था नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। जो RSMSS भी IA 2018 का पेपर था उसमें पूछा गया था सवाल, नेट की फुल फॉर्म। ठीक है, तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होती है नेट की फुल फॉर्म। इस बार पूछा जा सकता है कि बताओ पैट की फुल फॉर्म क्या है, इसलिए इसको रट लेना दोस्तों अच्छे से। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, याद रखना, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेट होता है और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन पैट होता है। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं क्या अंतर होता है इनमें। तो नेट की जो फुल फॉर्म है वो पहला अंतर तो हो गया, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है। दूसरा होता है इन नेट प्राइवेट IP एड्रेसेज आर ट्रांसलेटेड इनटू पब्लिक IP एड्रेसेज। मतलब नेट के अंदर हम प्राइवेट IP एड्रेसेस को ट्रांसलेट कर देते हैं पब्लिक IP एड्रेसेस के अंदर, और पैट के अंदर क्या करते हैं, हम सेम काम करते हैं लेकिन हम वहाँ पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। तो इन पैट प्राइवेट IP एड्रेसेस आर ट्रांसलेटेड इनटू पब्लिक IP एड्रेसेस वाया पोर्ट नंबर्स। इस चीज़ का याद रखना, यहाँ पे पोर्ट नंबर्स का यूज़ करके हम ये काम करते हैं, काम दोनों में सेम करते हैं। प्राइवेट IP एड्रेस को पब्लिक IP एड्रेस का ट्रांसलेशन का काम होता है नेट और पैट का, पर एक तो करता है डायरेक्टली, एक करता है पोर्ट के माध्यम से। ठीक है, नेट कैन बी कंसिडर्ड पैट सुपरसेट, मतलब पैट का सुपरसेट होता है नेट, और पैट इज अ डायनेमिक नेट। ठीक है, मतलब ये अगर नेट है पूरा तो पैट इसका इतना सा पोर्शन है, तो नेट बड़ा होता है और पैट इसके अंदर ही आता है, इसका सुपरसेट है। पैट का सुपरसेट क्या है, नेट। ठीक है, तो पैट को और क्या बोलते हैं, डायनेमिक नेट बोल देते हैं पैट को। ठीक है, डायनेमिक नेट। नेट यूजेज IPv4 एड्रेस, पैट ऑल्सो यूजेज IPv4 एड्रेस बट विद पोर्ट नंबर के साथ यूज करता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब इसके टाइप्स भी देख लेते हैं। तो नेट के कितने टाइप होते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक एंड पैट नेट ओवरलोडिंग IP मास्कुलेंडिंग, और इसमें स्टैटिक और ओवरलोडेड पैट होता है, पैट के जो 2 टाइप्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप अच्छे से समझ लेना टेबल को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार पूछ ले आपको पैट की फुल फॉर्म। तो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन होती है इसकी फुल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। तो विच प्रोटोकॉल डज DHCP यानी डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये UDP का यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। UDP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अगर 2 स्ट्रिंग है मेरे पास, आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स है, और स्ट्रिंग ये strcmp, ये क्या है, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने का ये मेरे पास फंक्शन है। तो अगर मैं इस फंक्शन का यूज़ करके, मान लीजिए मेरे पास KS लिखा हुआ है, यहाँ भी KS लिखा हुआ है, अगर मैं दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, इस फंक्शन का यूज़ करके, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा मुझे। तो ये फंक्शन 0 रिटर्न करेगा क्योंकि मैच हो चुका है। आइडेंटिकल के केस में ये 0 रिटर्न करता है। तो 58 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, इसमें पूछ रहा है HTML एंड XML आर मार्कअप लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये क्या होती है, क्या स्पेशली डेवलप्ड फॉर वेब होती है, आर बेस्ड ऑन SGML, बिल्कुल सही है, ये SGML पे बेस्ड होती है। 59 में सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो SGML क्या होती है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। SGML की देखो सबसे पहले फुल फॉर्म समझिए, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर डेफिनेशन ऑफ मार्कअप लैंग्वेजेस। जितनी भी मार्कअप लैंग्वेजेस होती है ना, वो इस स्टैंडर्ड पे वर्क करती है, इसलिए आप SGML को समझ सकते हो, सबसे ऊपर देवता है ये मार्कअप लैंग्वेजेस का, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके आपको HTML और XML वर्क करती है। तो SGML क्या होता है, आपका एक स्टैंडर्ड होता है जिसके आधार पर अन्य मार्कअप लैंग्वेजेस कार्य करती है आपकी। तो यहाँ पे इसलिए इसको एक मेटा लैंग्वेज भी बोलते हैं, इट इज़ अ मेटा लैंग्वेज।
मार्कअप कंसिस्ट ऑफ नोशंस कॉल्ड टैग्स दैट स्पेसिफाई द फंक्शन ऑफ अ पीस ऑफ टेक्स्ट और हाउ इट इज़ टू बी, मतलब बेसिकली आपकी HTML और CSS क्या होती है, ठीक है। HTML जो होती है आपका और XML होती है, ये आपका आपने इसको यूज़ किया होगा आपने, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या होती है आपका बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है, बेसिकली आपका स्ट्रक्चर बनाती है, और उसको सुंदर दिखाने का काम कौन करती है, उस स्ट्रक्चर को CSS करती है। बेसिक स्केलेटन बनाती है HTML, उसको सुंदरता प्रदान करने का काम करती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं अब। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ पोर्टर्स 5 फोर्सेज। तो देखिए थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन था ये, और बहुत ही कठिन क्वेश्चन था। बहुत ही मुझे लगता नहीं किसी ने इस क्वेश्चन को करा होगा, क्योंकि काफ़ी मैं कह सकता हूँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन था। बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक जब भी आप बिजनेस पढ़ते हो वहाँ पे एक टर्म आता है पोर्टर्स 5 फोर्सेज, उसमें इस तरह का डायग्राम आता है। इसमें क्या होता है, आपको किस कंपनीज होती है ना वो इसको यूज़ करती है पोर्टर्स 5 फोर्सेस को। इसमें क्या चेक किया जाता है, बार्गेनिंग पावर क्या है सप्लायर की, सब्सिट्यूट का थ्रेट क्या होता है, न्यू एंट्र कोई चीज़ आ रही है उसमें क्या थ्रेट मिलेगा हमें, इंडस्ट्री में जो राइवलरी चल रही है डिफरेंट कंपनीज के बीच में वो क्या होती है उसको हमें चेक करना होता है, और बार्गेनिंग पावर कितने बायर्स की उसको चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको आपको समझना है। पोर्टर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ ए कंपटीशन ऑफ ए बिजनेस। सिंपल सी बात है, कोई बिजनेस कैसा किस एनवायरनमेंट में कैसा प्रदर्शन करेगा इसको हम इस चीज़ से जांच सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बस इतना ही था इसमें। जो आपका अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा 5 फोर्सेस के अंदर नहीं आता, इसमें से कौन सा 5 फोर्सेस के अंदर नहीं आता। तो 61 है, 61 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। बायर पावर आती है, थ्रेट टू न्यू एंट्रेंस आता है, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स आता है, ठीक है। जैसे बायर पावर्स, बार्गेनिंग पावर ये आ गई, राइवलरी आ गई, बार्गेनिंग पावर्स क्या बोल रहा है, राइवलरी सॉरी थ्रेट टू न्यू एंट्रेंस ये आ गया। अब कौन सा बचा, कंज्यूमर पावर नहीं आता, तो इसमें सही आंसर ये हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर के लिए कौन सा ग्राफिक्स होता है, तो 62 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लिपार्ट, ठीक है। 62 में सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा क्लिपार्ट। द वैल्यू ऑफ बाइनरी 1111, तो आपको पता है, अगर मैंने आपको एक टेबल बताई थी, ठीक है, वहाँ पे आपको पता है 1111 ये हाईएस्ट वैल्यू होती है हमारी, तो ये एफ को प्रेजेंट करती है, हेक्साडेसिमल में एफ को रिप्रेजेंट करती है, और एफ का मतलब क्या होता है दोस्तों 15, तो ये 15 को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 63 में थर्ड ऑप्शन 15। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द एड्रेस गिवन टू अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क कॉल्ड। तो उस एड्रेस को क्या बोलते हैं, अगर कंप्यूटर किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होता है तो उस एड्रेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, IP एड्रेस, ठीक है, IP एड्रेस बोलते हैं। बहुत ईजी प्रश्न था, IP एड्रेस हो गया, इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट पार्ट ऑफ 192.168.10.51 इज द नेटवर्क ID assuming a default subnet mask। तो आपको पता होता है सबसे पहले तो आपको ये टेबल मैंने बताई थी, इस टेबल को अच्छे से रट लेना दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि नेटवर्क ID इसमें से कौन सी है, बेसिकली 65 में पूछा है नेटवर्क ID इसमें से कौन सी है। तो दोस्तों नेटवर्क ID क्या होती है आपकी, नेटवर्क ID अगर आप देखेंगे, अगर मैं क्लास सी की बात करूँ, क्लास सी की बात हो रही है यहाँ पे क्योंकि 192 है, सबसे पहले हमें पता लगाना है कौन सी क्लास है, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। रेंज देख लो भाई, 192 से स्टार्ट हुए और 223.255.255.255 तक अगर कोई चीज़ कोई एंड हो रहा है किसी का एड्रेस, तो हम उसको कंसिडर करते हैं क्लास सी के अंदर। तो क्लास सी के अंदर अब हमें पता चल गया कि ये क्लास सी के अंदर है। तो क्लास सी के अंदर आपको ये पता होना चाहिए जो नेटवर्क ID पार्ट होता है वो होता है 24 मतलब 3 चीज़ों को कवर करेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो 3 आपके ये जो है मतलब आपके 24 बिट्स टोटल कवर होंगे इसमें। टोटल 32 बिट्स होती है दोस्तों, टोटल 32 बिट्स होती है। इसमें से 24 नेटवर्क ID होती है क्लास सी के अंदर, क्लास सी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको टेबल में दिख रहा होगा नेट ID, ठीक है, नेट ID बिट्स तो कितनी है 24 के लिए आपको देखो 8 के फॉर्म में बटी होती है, 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8, तो आपको 3 कवर करने पड़ेंगे, 8 या 24।
तो मतलब यहाँ पे आपको 192, 168 और 10 ये आपके बनेंगे क्या, नेट आईडी बनेगी, ठीक है, नेटवर्क आईडी बनेगी आपकी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा ये एक और टेबल है, मैं बता देता हूँ। क्लास ए में क्या होती है, बाइट 1। एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं दोस्तों, 8 बिट होते हैं, ठीक है, 8 बिट होते हैं। तो क्लास सी के अंदर की 3 बाइट होती है, 3 बाइट मतलब 24 बिट, मैंने अभी आपको बताया। तो 24 बिट हमने कवर कर लिए, 8 बिट, 8 बिट और 8 बिट, मतलब टोटल 24 बिट हो गए। मतलब 192.168.10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों मैंने टेबल्स अटैच कर दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना, आपके बहुत काम आएगा नेटवर्क्स में। नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी, ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। इसमें क्या बोला, इफ 73 इन बेस एक्स नंबर सिस्टम इज इक्वल टू 115 इन बेस वाई नंबर सिस्टम, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप इसको सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 66, मैं इसमें आपको आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 66 में इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 16 और 10, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। मतलब ये बोल रहा है 73 है, अदर इसका बेस एक्स है और मेरा 115 है और इसका बेस है मेरा वाई। तो एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, क्या वैल्यूज़ हो सकती है, मुझे ये इसमें बताना है, सिंपल सी बात है। तो आपको इसमें वैल्यूज़ पुट कर करके देखना पड़ेगा। जब आप 16 और 10 यहाँ पे करके देख लोगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, सिंपल, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करके देख लोगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो 66 में आपका 16 और 10 इसमें राइट आंसर आएगा। यहाँ पे आपको मतलब 73 का 16 और 115 का आपका 10 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इक्वल होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। ओके, द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बाइनरी नंबर। तो जब भी आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी पूछे तो बिल्कुल ईजी है, आपको 4 के वो बना लेने ग्रुप। तो क्या दे रखा है, सबसे पहले 11 0 1, ठीक है, फिर 0, फिर 1 1 1 1, तो 4 के ग्रुप बनाओ। एक ग्रुप ए बना, दूसरा ग्रुप आपका ए बना, तीसरा ग्रुप आपका क्या, 0 0 0 ऐड कर दो, ठीक है। तो आपको सबसे यूं ही पता चल जाएगा, पहला वाला क्या बनेगा 1, दूसरा वाला क्या बनेगा 10, 10 क्या होता है 10 होता है, और 10 को हम क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ए, और तीसरा वाला आपका एफ बन ही रहा है, 15 है क्योंकि, तो 1AF, तो मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 में 4 ऑप्शन आपका राइट आंसर। विच इज़ नॉट अ वेब ब्राउजर। तो देखो, फॉक्स प्रो कोई वेब ब्राउजर होता नहीं है, तो ये राइट आंसर होगा। सफारी होता है, ओपेरा होता है, मोजिला होता ही है। विच वन, क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड वेरिएबल नेम इन सी लैंग्वेज। तो देखो डॉट, ये जो है यहाँ डॉट नहीं लगता इसके अंदर, आपके नेम्स के बीच में, अल्फ़ाबेट्स के बीच में। तो यहाँ पे आपका मतलब 69 में आपका फोर्थ इनवैलिड होगा, बाकी सब वैलिड है, तो चौथा इसमें इनवैलिड होगा। 69 में 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोल रहा है, MS Excel, in MS Excel, which of the following functions will use to find the highest number in a series of numbers। तो मुझे सीरीज ऑफ नंबर है, जैसे 1 2 3 4 और 5। अगर मुझे इसमें पता करना है कि बताइए हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे मैक्स यूज़ करना पड़ेगा, और मैक्स में B1 से B5, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा 71, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, RJ45 UTP केबल हैज़, कितने केबल्स होते हैं RJ45 UTP में, तो इसमें कितने पेयर्स होते हैं, कितने पेयर्स ऑफ केबल्स होते हैं। तो 72 में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 पेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, देखो ये क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनरी नंबर्स 1011 एंड 1001 इज। तो देखिए ये पूछ रहे, मैंने आपको ये वाला मतलब मैंने एक ही वीडियो कराई है कन्वर्जन की, पर इसमें मैं आपको समझाता हूँ ये वाला काम कैसे होता है। 1011 इंटू 1001, तो सबसे बेहतरीन तरीका दोस्तों ये है, आप इतना मल्टीप्लाई करोगे, इससे अच्छा क्या कर सकते हो आप, इसको आप कन्वर्ट कर लो, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, फिर मल्टीप्लाई करो और उसको वापस से बाइनरी बना लो। तो इसमें भी आप फटाफट कर सकते हो। तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई क्या करोगे, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 8, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, मतलब 11 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसको करोगे आप,
तो आपके कितना आंसर आ जाएगा, 8 + 1 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 11 इंटू 9 करोगे 99 आ जाएगा। अब 99 को जब आप वापस भाग करके देखोगे तो 99 को आप डिवाइड करोगे, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिखा देता हूँ, 1 सेकंड में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। 99 को में जब आप भाग दोगे, 2 का भाग दोगे, कितना आ जाएगा, 49 आपका आ जाएगा। ठीक है, 49 आ जाएगा। 49 को 2 और यहाँ पे एक रिमाइंडर बच जाएगा मेरा, ये क्वोशंट हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। अब आपको पता है एक रिमाइंडर हो जाएगा, ये क्या है आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB, जो कि लास्ट में ऐड होती है। मतलब नीचे से चलेंगे हम ऊपर तक चलेंगे, MSB से LSB तक मुझे चलना है, सिंपल सी बात है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ पे, जो 1 है ना, 1 एक ही जगह आ रहा है LSB में, ऑप्शन नंबर 1 में। 74 में ओनली ऑप्शन नंबर 1 में 1 आ रहा है, बाकी सब में पीछे 0 0 0 आ रहा है। तो ऑब्वियसली आपको 1 यहाँ पे मिल गया, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस सीधा 74 में 1। इस तरह आपको समय बचाना होता है दोस्तों। थोड़ा सा भी अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो फटाफट आपके ऑप्शंस क्लियर होंगे, फटाफट आपको आंसर मिलेगा, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सीधा आपको देखना है भाई लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है आपकी ये वाली, तो यहाँ पे आपने देख लिया ये 1 मिल गया, और 1 कहीं पे है ही नहीं। अगर मान लो सब में 1 होता तब तो आपको सॉल्व करना पड़ता, पर यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल गया, तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन लगाना है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 74 में 1। अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्पैम। तो स्पैम से मुझे कौन नहीं बचाएगा, तो देखो रूल्स लगाओगे तो भी स्पैम से बचा लेंगे, ठीक है, फिल्टर लगाओगे तो भी बचा लेंगे। ईमेल, अगर आपने जीमेल देखी हो ना, तो वहाँ पे आपको रूल्स का ऑप्शन आता है। रूल्स में क्या कर सकते हो आप, एक पर्टिकुलर आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, भाई ये ईमेल एड्रेस वाले जो है मेल मेरे इस जो है मेरे ट्रैश में चले जाएं, ऐसी जगह चले जाएं जहां मैं इसको फटाफट डिलीट कर सकूं, उनको सेपरेट कर दो, फिर बाद में डिलीट कर सकते हो। तो रूल्स भी काम के होते हैं, फिल्टर्स भी इसी तरह काम करते हैं, स्पैम ब्लॉकर भी इसी तरह काम करते हैं, पॉपअप ब्लॉकर इस तरह काम नहीं करता। तो यहाँ पे आपका 75 में जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा पॉपअप ब्लॉकर। क्वेश्चन नंबर 76 में चलते हैं। चीफ कॉम्पोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। तो कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन थी उसका चीफ कंपोनेंट कौन सा था, आप सभी को पता होगा, बहुत इजी प्रश्न है। इसमें आपको वैक्यूम ट्यूब थे, वॉल्स थे। क्वेश्चन नंबर 77 बहुत अच्छा प्रश्न है। द रूल फॉर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के लिए कौन सा नियम यहाँ पे लागू होगा, तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों। 77 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इंट से ऊपर होता है अनसाइंड, फिर फ्लोट, फिर डबल, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 77 में, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 78 बहुत, देखो ऐसे इजी प्रश्न भी आ जाते हैं, अब तो नहीं आएंगे, खैर पहले आ जाते हैं। 2013 का पेपर था तो उन्होंने डाल दिया। CPU स्टैंड्स फॉर, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसमें 78 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 79। 79 में क्या बोल रहा है, LCD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD की फुल फॉर्म होती है 4। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD की फुल फॉर्म होती है 79 में 4। क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज बेस्ट सूटेड फॉर बैंक चेक्स। तो कौन सी तकनीकें बैंक चेक्स के लिए बेस्ट सूटेड होती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, MICR। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपने कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट है, तो कंप्यूटर फंडामेंटल में आपने पढ़ा होगा MICR आता है। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो आपने अगर कभी चेक देखा हो तो वहाँ पे नीचे ऐसे कुछ कुछ डिजिट लिखी होती है, उसको रीड करता है ये MICR, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड व्हेन। तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल किया गया और कब इंस्टॉल किया गया, तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 81 में आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, यानी भारतीय, मैं हिंदी में लिख देता हूँ इसको, सांख्यिकी, भारतीय सांख्यिकी जो है आपका इंस्टीट्यूट है, संस्थान। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान में इसको इंस्टॉल किया गया था 1955 में। तो ये आपका पहला कंप्यूटर था भारत का जो इंस्टॉल हुआ था कलकत्ता में 1955 में। ओके, 81 में आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहे हैं दोस्तों, द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। अगर मैं लॉजिकल सीक्वेंस में किसी डेटा को अरेंज करता हूँ तो उसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, डेटा स्ट्रक्चर DS का क्वेश्चन है। सॉर्टिंग इसमें राइट आंसर हो जाएगा 82 में, सेकंड।
ओके, क्वेश्चन नंबर 83 दोस्तों क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था, परम। और ये आज की लास्ट स्लाइड, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द बेस्ट ग्राफिकल आउटपुट। बहुत अच्छा प्रश्न है, ज़्यादातर लोग इसमें लेज़र प्रिंटर लगा के आते हैं, जो कि गलत आंसर है। तो अगर आपको बेस्ट ग्राफिकल आउटपुट चाहिए तो आपको प्लॉटर यूज़ करना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्लॉटर इसमें राइट आंसर होगा। प्लॉटर सबसे अच्छा प्रिंट करके देता है ग्राफिकल आउटपुट, इसलिए याद रखना लेज़र प्रिंटर नहीं आएगा। कई लोग इसमें लेज़र प्रिंटर लगा के आ जाएंगे। लेज़र प्रिंटर इज नॉट द राइट आंसर, प्लॉटर इज द राइट आंसर हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड रिप्लेसमेंट फॉर सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स। उसका रिप्लेसमेंट हम किसके थ्रू कर सकते हैं, तो इसमें यूएसबी पोर्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 49 क्वेश्चन करा दिया आज, ठीक है। 49 क्वेश्चंस मैंने आज आपको करा दिए। रेस्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं आगे 2 वीडियोस में कंप्लीट करूंगा। इस पेपर में 150 से ज़्यादा प्रश्न थे, 150 से भी ज़्यादा प्रश्न थे कंप्यूटर के। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा लंबी वीडियो से अच्छा है मैं 3 पार्ट्स में इसको कवर कर लूँ, ताकि आप आसानी से समझ भी सको और आपको मतलब ज़्यादा देर बैठना भी नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये मैंने कवर कर दिया, फर्स्ट पार्ट हो गया इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेके आऊँगा। और अगर आपको चाहिए तो मैं इसका रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स प्लस जो आपका जीके वाला पोर्शन है उसकी भी वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।